हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लॉ स्टडी पर। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि इस चैनल की नई अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे और इस वीडियो को भी लाइक शेयर और कमेंट करें। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो में हम चोरी क्या होती है तथा उसके आवश्यक तत्वों के बारे में बात करने जा रहे हैं। चोरी क्या है तथा इसके आवश्यक तत्व। व्हाट इज थेफ्ट एंड एसेंशियल एलिमेंट्स। संपत्ति संबंधी अपराधों में चोरी सर्वाधिक प्रचलित अपराध है। दैनिक जीवन में अक्सर यह अपराध कारित होता ही रहता है। यही कारण है कि भारतीय दंड संहिता में इसे सबसे पहले स्थान दिया गया है। परिभाषा। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 378 में चोरी थेफ्ट की परिभाषा दी गई है। इसके अनुसार जो कोई किसी व्यक्ति के कब्जे में से उस व्यक्ति की सम्मति के बिना कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले लेने का आशय रखते हुए वह संपत्ति ऐसे लेने के लिए हटाता है, वह चोरी करता है, यह कहा जाता है। इस प्रकार किसी व्यक्ति के कब्जे में की किसी जंगम संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी को उसकी संपत्ति के बिना बेईमानी पूर्वक आशय से हटाना चोरी है। उदाहरणार्थ क के खेत में उसका एक वृक्ष खड़ा है। ख उस खेत पर जाता है और क की अनुपस्थिति में तथा उसकी सम्मति के बिना बेईमानी पूर्वक आशय से ले जाने के लिए उसे काट डालता है। ख ने चोरी की है। इसी प्रकार क ख के कुत्ते को बेईमानी पूर्वक आशय से ले जाने के लिए और ख की सम्मति के बिना उस कुत्ते को ऐसी चीज बताता है जिससे कुत्ता उसके पीछे हो जाता है। क ने चोरी की है। क ख की जेब में हाथ डालता है और बेईमानी पूर्वक आशय से तथा ख की सम्मति के बिना जेब में से रुपयों से भरा पॉकेट निकाल लेता है। क ने चोरी की है। गुलजार बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में अभियुक्त द्वारा बस से एक अटैची चुराई गई। अटैची अभियुक्त के कब्जे से बरामद की गई तथा साक्षियों द्वारा उसे पहचान लिया गया। अभियुक्त को धारा 379 के अंतर्गत दोषी सिद्ध किया गया। आवश्यक तत्व। चोरी की उपर्युक्त परिभाषा से इसके निम्नांकित तत्व स्पष्ट होते हैं। एक जंगम संपत्ति। चोरी का पहला आवश्यक तत्व है जंगम संपत्ति का होना। चोरी केवल जंगम अर्थात चल संपत्ति मूवेबल प्रॉपर्टी की हो सकती है, स्थावर अर्थात अचल संपत्ति की नहीं। चल संपत्ति से अभिप्राय ऐसी संपत्ति से है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जा सकता है, जैसे वाहन, घड़ी, साइकिल, नकद राशि, आभूषण आदि। भूमि से संबद्ध चीजें अचल संपत्ति मानी जाती हैं, जैसे खड़ा वृक्ष, घास आदि। लेकिन जो ही उन्हें काटकर अलग कर दिया जाता है वह चल संपत्ति हो जाती है और चोरी की विषय वस्तु बन जाती है। स्टेट ऑफ राजस्थान बनाम पूरन सिंह के मामले में सरकारी तालाब में से अनुज्ञप्ति के बिना आपराधिक आशय से मछलियां पकड़ने को चोरी माना गया है। इसी प्रकार अहमद बनाम स्टेट राजस्थान के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा यह भी निर्धारित किया गया कि मूर्ति विधिक व्यक्ति है और जब तक वह मंदिर से जुड़ी रहती है अचल संपत्ति होती है, लेकिन जैसे ही उसे मंदिर से पृथक कर दिया जाता है वह चल संपत्ति हो जाती है और चोरी की विषय वस्तु बन जाती है। विद्युत, पानी, गैस आदि को भी चल संपत्ति माना गया है और इनकी चोरी हो सकती है। भैयालाल बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के मामले में सरकारी भूमि पर खड़े वृक्षों की अवैध कटाई को भारतीय दंड संहिता की धारा 378 के अधीन चोरी माना गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर आशय यह है कि चोरी की विषय वस्तु केवल जंगम अर्थात चल संपत्ति ही हो सकती है, अचल संपत्ति नहीं। विद्युत की चोरी भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अंतर्गत अपराध नहीं है, क्योंकि विद्युत ऐसी चल संपत्ति नहीं है जिसे बेईमानी पूर्वक आशय से एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके। एम परमशिवम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। इसी प्रकार विश्वनाथ पात्रा बनाम डिविजनल इंजीनियर कोलकाता के मामले में विद्युत की चोरी को भारतीय दंड संहिता की धारा 379 के अंतर्गत अपराध नहीं मानकर इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के अंतर्गत अपराध माना गया है, क्योंकि विशिष्ट विधि होने से सामान्य विधि पर पूर्वता रखती है।
दो कब्जा चोरी का दूसरा आवश्यक तत्व है ऐसी जंगम संपत्ति पर किसी अन्य व्यक्ति का कब्जा पोजेशन होना। यदि कोई संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में नहीं है तो उसको चोरी नहीं की जा सकती। कब्जा दो प्रकार का हो सकता है, भौतिक कब्जा एवं मानसिक कब्जा। भौतिक कब्जे को शारीरिक कब्जा भी कहा जाता है। मानसिक कब्जा से अभिप्राय है किसी वस्तु पर कब्जा होने या बनाए रखने की इच्छा। स्टीफन के अनुसार कोई जंगम संपत्ति किसी व्यक्ति के कब्जे में कही जाती है यदि वो उसके संबंध में स्वामी की तरह अन्य व्यक्तियों को उससे अलग रखते हुए संव्यवहार करने की शक्ति रखता है। उदाहरणार्थ किसी व्यक्ति की जेब में रुपये है या शरीर पर आभूषण है तो इसे उस व्यक्ति का भौतिक कब्जा कहा जाएगा। ऐसे व्यक्ति के गृह में रखे कपड़े या आभूषण पर उसका मानसिक कब्जा माना जाएगा, साथ ही साथ वह भौतिक कब्जा भी कहलाएगा। ऐसी स्थिति में ऐसे नकद रुपयों, आभूषणों या कपड़ों को उस व्यक्ति की सम्मति के बिना बेईमानी पूर्वक आशय से वहां से हटाना चोरी होगा। गंगाराम बनाम संताराम, मुंबई के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी दृश्यमान स्वत्व रखने वाले व्यक्ति के कब्जे या अभिरक्षा में से उसकी सम्मति के बिना किसी संपत्ति को हटाना चोरी है। स्टेट बनाम परशोत्तम शाहजी के मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी व्यक्ति की बाजार में रखी किसी साइकिल को बेईमानी पूर्वक आशय से लेकर चले जाना चोरी है, क्योंकि साइकिल के स्वामी का उस साइकिल पर इस इच्छा के साथ कब्जा बना हुआ रहता है कि वह साइकिल को वहां से आकर कभी भी ले जाएगा। सुखचंद बनाम स्टेट ऑफ उड़ीसा के मामले में धान की फसल उठा ले जाने को चोरी माना गया है, क्योंकि उस फसल पर उसे उगाने वाले व्यक्ति का कब्जा था। 3. हटाना चोरी का तीसरा आवश्यक तत्व है किसी चल संपत्ति को हटाना, अर्थात किसी एक स्थान से ले जाया जाना। जब तक किसी संपत्ति को हटाया नहीं जाता है तब तक चोरी का अपराध पूर्ण नहीं होता। स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम विश्वनाथ तुकाराम के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि चोरी के अपराध के गठन के लिए संपत्ति के कब्जे का अंतरण आवश्यक है। उदाहरणार्थ ख के पालतू कुत्ते को बेईमानी पूर्वक आशय से ले जाने के लिए उसे कोई खाद्य सामग्री बताता है। कुत्ता क के साथ चल देता है। क ने कुत्ते की चोरी की है। इसी प्रकार क ख की अनुपस्थिति में उसके मकान पर जाता है और वहां से बेईमानी पूर्वक आशय से घड़ी को ले जाने के लिए उठाकर कहीं छिपा देता है। क घड़ी की चोरी करता है। इन दोनों ही उदाहरणों में कुत्ते और घड़ी को एक स्थान से हटाया रिमूव गया है। आर बनाम मार्टिन लीच का एक सुंदर मामला है। इसमें अभियुक्त द्वारा जीवित भेड़ों और मेमनों के शरीर से ऊन निकाला गया। इसे चोरी माना गया क्योंकि मेमनों और भेड़ों के शरीर से ऊन निकालने का आशय था ऊन को वहां हटाना। 4. सम्मति का अभाव चोरी का चौथा आवश्यक तत्व है। सम्मति का अभाव अर्थात किसी संपत्ति को उसके कब्जाधारी की सम्मति के बिना हटाया जाना। यदि किसी व्यक्ति से कोई वस्तु उसकी सम्मति से प्राप्त की जाती है तो चोरी के अपराध का गठन नहीं होता है। उदाहरणार्थ क ख की अनुमति से उसकी एक पुस्तक ले जाता है लेकिन वापस नहीं लौटाता। यहाँ क का कृत्य संपत्ति के आपराधिक दुर्विनियोग की परिधि में आ सकता है लेकिन चोरी की परिभाषा में नहीं। यहाँ ये उल्लेखनीय है कि सम्मति का स्वतंत्र होना आवश्यक है, अर्थात वह उत्पीड़न, मिथ्या व्यपदेशन, कापट, भ्रम आदि से दूषित नहीं होनी चाहिए तथा सम्मति अभिव्यक्त या विवक्षित एक्सप्रेस और इम्प्लाइड कैसी भी हो बल सकती है। इस संबंध में परशोत्तम मुंबई का एक अच्छा मामला है। इसमें यह अभिनिर्धारित किया गया है कि मिथ्या व्यपदेशन द्वारा अभिप्राप्त की गई सम्मति जो तथ्यों के बारे में भ्रम पैदा कर देती है वैध सम्मति नहीं है। 5. बेईमानी पूर्वक आशय चोरी का अंतिम एवं महत्वपूर्ण तत्व है बेईमानी पूर्वक आशय डिसऑनेस्ट इंटेंशन। चोरी के अपराध के गठन के लिए बेईमानी पूर्वक आशय का होना आवश्यक है। यदि आशय बेईमानी पूर्वक नहीं है तो अन्य सब तत्व निहित होने पर भी चोरी के अपराध का गठन नहीं होगा। उदाहरणार्थ क अपने एक मित्र ख के घर जाता है। ख की अनुपस्थिति में वह उसकी एक पुस्तक अध्ययन के आशय से एवं वापस लौटाने की मानसिकता से ले आता है। क ने चोरी नहीं की, यद्यपि वह ख की सम्मति के बिना उसकी पुस्तक उठा लाया लेकिन उसका आशय बेईमानी पूर्वक नहीं था।
बेईमानी में एक व्यक्ति को सदोष लाभ एवं दूसरे व्यक्ति को सदोष हानि कारित करने का आशय रहता है। श्रीचरण बनाम चुनगो कोलकाता पीएल भार्गव बनाम स्टेट के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि किसी व्यक्ति को उसकी सम्मति से अल्पकाल के लिए वंचित कर क्षति पहुंचाना भी चोरी है। के.एन. मेहरा बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान के मामले में अभियुक्त द्वारा भारतीय वायुसेना के एक जहाज की अनधिकृत उड़ान भरने को चोरी माना गया है, लेकिन सड़क पर पड़े मतपत्रों को पत्रकार द्वारा उठा लिए जाने को चोरी नहीं माना गया, क्योंकि उसका चोरी करने का आशय नहीं था। ए.वी. प्रसाद बनाम स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश इसी प्रकार अभियुक्त द्वारा परिवादी से इस आशय से रिवाल्वर छीने जाने को चोरी नहीं माना गया ताकि खून खराबा न हो, क्योंकि इसमें चोरी करने का आशय नहीं था। मोहन सिंह बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान प्रतिवाद चोरी के मामलों में संपत्ति पर अपने अधिकार का वास्तविक एवं सद्भावपूर्वक दावा एक अच्छा प्रतिवाद डिफेंस है। अप्पाराव बनाम लक्ष्मी नारायण। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल की सभी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। लॉ स्टडी।